नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें हमने बताया था कि दूसरा लेसन चल रहा है, उसी का आज पार्ट 3 है और दूसरे लेसन का पार्ट 3 है। ध्यान रखिएगा, लास्ट पार्ट है। इसमें भी लगभग हम 50 क्वेश्चन के आसपास जो है इसमें करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने वर्णमाला टॉपिक को 3 पार्ट में कवर किया और लगभग 150 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया वर्णमाला से। इस वीडियो के बाद 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे वर्णमाला से रिलेटेड। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी से 75 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और जो कि एक एक टॉपिक से रिलेटेड हम ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड तैयारी की जो है आकलन प्रदर्शित करने का कार्य करेगा ये क्वेश्चन, कि कितना आपको उस टॉपिक से आते हैं या कि वो टॉपिक आपको कितने हद तक जानकारी है, उसका ज्ञान कराने में बहुत योगदान करेगा हमारा प्रैक्टिस सेट हिंदी का। तो चलिए, आज हम 105 प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। 104 प्रश्न हम दूसरे पार्ट तक कर चुके थे। तो चलिए आज का, और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। और 105वां प्रश्न है कि मध्य स्वर कहते हैं, किसको मध्य स्वर कहते हैं वो आपको बताना है। देखिए, जूनियर इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्णमाला से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में पूछे आपको वो टॉपिक समझ में आना चाहिए कि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बने तो हमें कैसे हल करना है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नहीं आपको पता है तो फिर से जाकर उस टॉपिक को पढ़िएगा, यही हमारी आपसे गुजारिश है। चलिए, प्रश्न नंबर 105 का मध्य स्वर कहते हैं किसको, वो आपको बताना है। 105 प्रश्न कर रहा है। तो मध्य स्वर की अगर हम बात करें तो वो हमारा आ जाता है अ वर्ण जो होता है वो आता है स्वर के अंतर्गत मध्य स्वर। अब मध्य स्वर का मतलब ये नहीं समझे होंगे, स्वर के 3 आधार प्रकार होते हैं, तो उसमें जीवा की स्थिति के आधार पर ये मध्य स्वर पूछ रहा है, क्योंकि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 प्रकार होते हैं जीवा की स्थिति के आधार पर। उसी में अ जो है मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ एक ही वर्ण आता है मध्य स्वर में, और वो अ वर्ण आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 106 है कि निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, वो आपको बताना है। कंठ वर्ण जो कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण हो तो कौन सा, तो अकौह विसर्जनीय नाम कंठा पढ़े होंगे ना, तो ऐसे हमारा पहला वर्ण पहला ही विकल्प मिल जा रहा है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 7 पर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श भी होनी चाहिए और वो संघर्षी व्यंजन होना चाहिए, वो आपको इसमें से बताना है। तो कौन सा व्यंजन जो है स्पर्श संघर्षी है, तो वो हमारा ज वर्ण हो जाता है। च, छ, ज, झ, यही जो है स्पर्श संघर्षी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें से एक वर्ण दिया गया है, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है कि ऐसे ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तो ए हो चाहे अय हो, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है, आपको पता होगा, तो बी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 109, स का उच्चारण स्थान आपको बताना है, किसके अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 109 का, तो ये जो है तालु के अंतर्गत आता है, डी वाला विकल्प 109 का सही हो जाएगा। इचु ये षणाम तालु आप पढ़े होंगे ना, वही बड़ा सा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 111, और कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, इसमें से आपको बताना है। दूसरा और चौथा ये ध्यान रखिएगा, और इसमें से पूछ रहा है कि महाप्राण कौन सा इसमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ज ध्वनि जो है महाप्राण के अंतर्गत नहीं आएगी। महाप्राण ही ना पूछ रहा है, महाप्राण नहीं है, तो जो ध्वनि है वो महाप्राण के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि चाकू च, छाता छ और जहाज ज ये तीसरे नंबर पर आ रही है, और दूसरा चौथा हमने आपको बता दिया हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 111 है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ये मुखाकृति के आधार पर, किसके आधार पर पूछ रहा है,
ये नहीं पूछ रहा है। देखिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो स्वर होता है, बड़ा ऊ, वो जो है किस प्रकार का स्वर है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 111 का। तो किस प्रकार का स्वर है, तो ये जो है पच्च स्वर के अंतर्गत आए, पच्च संवृत्त के अंतर्गत आएगा। देखिए ऐसे घुमा का प्रश्न, एक तो अग्र स्वर, पच्च स्वर, मध्य स्वर होता है, एक संवृत्त होता है, अर्ध संवृत्त होता है, अर्ध विवृत्त होता है, विवृत्त होता है। तो ये मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद बताए जाते हैं। लेकिन अग्र जो है जीवा की स्थिति के आधार पर, तो दोनों भी होना चाहिए, पच्च स्वर भी होना चाहिए और संवृत्त स्वर भी होना चाहिए। तो दोनों के अंतर्गत हमारा जो आएगा स्वर वो हो जाएगा बड़ा ऊ। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, मिलान बहुत जरूरी हो जाता है स्वर के भेद में। देखिए कितना अंदर ही ये प्रश्न पूछा गया है कि पच्च भी होना चाहिए और संवृत्त स्वर होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो जो है पच्च ऑप्शन हमारा ये सही होगा। और इन दोनों चीज़ों का फॉलो कौन कर रहा है, हमारा ऊ जो वर्ण है वो फॉलो कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 112, अघोष वर्ण कौन सा है वो आपको इसमें से बताना है। अघोष वर्ण प्रश्न नंबर 112 का रहा है। तो चलिए अघोष वर्ण की अगर हम बात करें तो वो हमारा स वाला वर्ण हो जाएगा, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा होना चाहिए, तो इसमें से हमारा ए वाला ही विकल्प मिल रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 113 है कि व का उच्चारण स्थान बताना है कौन सा होगा। तो दंत ओष्ठ जो होता है वो व का उच्चारण स्थान होता है, सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 113 का। प्रश्न नंबर 114 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 114 तक कितनी होती है, 33 होती है। जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 ही होते हैं, बाकी 4 व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115, हिंदी शब्दकोश में क छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो सबको पता है क प्लस छ जो होता है क छ कहलाता है। तो क के बाद देखिए जैसे बोले क छ, तो क के बाद आ रहा है ना ये क छ वाला वर्ण, तो इसी के आधार पर हमारा सी वाला विकल्प 115 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है कि कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है वो वर्ण इसमें से आपको बताना है कि उसमें व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो कौन, तो देखिए हमारा यही वाला व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन है, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। तो प्रश्न नंबर 117, संयुक्त व्यंजन ज्ञ का बना होता है, किन व्यंजनों के संयोग से ग का ज्ञानी ज्ञ का जो है निर्माण होता है, वर्ण का निर्माण होता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 117 में। तो किसके, तो ज प्लस यहाँ जब मिलता है तब ज्ञ का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 117 का। प्रश्न नंबर 118, वह व्यंजन है, वह व्यंजन किसके अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है। तो सबको पता है कि य र ल व ये जो अंत्यस्थ व्यंजन में ना आता है, तो ये वाला विकल्प हमारा 118 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है वो आपको, तो इतना सरल क्वेश्चन कोई भी हल कर देगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यही ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए जहाँ पर एकदम कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन का उत्तर बताना है, तो वहीं पर थोड़ा बहुत जहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आता वहाँ पर मैं व्याख्या करने की कोशिश आप लोगों के लिए करता हूँ। प्रश्न नंबर 121 है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अब तालु से कौन सा होगा वो आपको बताना है इसमें से। प्रश्न नंबर 121 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो हमारा विकल्प जो होगा सही वो होगा छाता छ होगा ना, क्योंकि च वर्ग में यही आ रहा है इसमें, तो तालु से उच्चारण। और ये जो है कंठ तालु से होता है, ये कंठ ओठ से होता है, ये कंठ से होता है, तो डी वाला ही तो हमारा विकल्प मिल रहा है 121 का, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी होना चाहिए। व्यंजन तो है लेकिन वो संघर्षी होना चाहिए, वो आपको 122 में बताना है। तो कौन है, तो ह वर्ण आता है, सी वाला विकल्प 122 का हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 का रहा है कि निम्न में से कौन सा ट वर्ग में नहीं आएगा। ट वर्ग में कौन सा नहीं आएगा, ट ठ ड ढ ढ और
ड आता है तो ढ जो है त वर्ग में आता है। इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प 123 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 124, निम्न में से महाप्राण व्यंजन आपको बताना है। दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन जो है महाप्राण में आते हैं। अब इसमें से आपको छांटना है कि दूसरा और चौथा या महाप्राण में कौन सा फॉलो कर रहा है विकल्प हमारा। 124 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा घ वर्ण, क्योंकि चौथे नंबर पर आता है तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है। तो संयुक्त स्वर की बात करें तो वो हमारा बी वाला विकल्प 125 का मिल गया। ए ऐ ओ औ जो है ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो इस तरह से हमें बी वाला विकल्प 125 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। दूसरा और चौथा तो क्या कहता है महाप्राण, कुछ नहीं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है कि ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, वो आपको बताना है। ट तो ट का उच्चारण स्थान आपको पता होगा कि मूर्धा से होता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कु चू टू तू पू, ये 5 वर्ग हैं, पांचों का क्रम होता है कंठ तालु मूर्धा, और तीसरे स्थान पर जो ट आता है तो ट जो है मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। तो ट वर्ग में कोई भी वर्ण आएगा वो मूर्धा से ही उच्चारित होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 128 है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, वो आपको बताना है। इसमें से दीर्घ स्वर आपको बताना है। बहुत ध्यान से, ऐसे प्रश्न कई बार घुमाकर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से विकल्प का उत्तर दीजिएगा। 128 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा हमारा आप स्वर जो है दीर्घ स्वर कहलाएगी। अब ये भी दीर्घ होगी लेकिन ये संयुक्त स्वर में हो जाती है, इसीलिए हम इस विकल्प के साथ न जाकर हम बी वाले के साथ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगी। अच्छा देखिए, दीर्घ स्वर 7 संख्या होती है, जिसमें से 3 स्वर जो है मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और वही प्रश्न पूछ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर भी ढूंढना होता है। और 4 जो होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं दीर्घ में ही, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 128 का। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग सस्पिशन हो जाते हैं कि दीर्घ स्वर मारे तुम्हारे कौन सा, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 129 है। 129 है कि चाकूचा छाता से जहाज झरना झइया का उच्चारण होता है, किससे होता है वो आपको बताना है। तो कंठ के बाद क्या आता है तालु, और च वर्ग के बाद क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है च वर्ग, तो ये तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 129 का। प्रश्न नंबर 130 है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 130 में। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण ही तो होती है, सी वाला विकल्प 130 का सही हो जाएगा। शब्द की पूछ रहा है, अगर वाक्य की पूछता तो सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाता है। प्रश्न नंबर 131 पर चलते हैं, और यह कह रहा है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो व्यंजन कहते हैं। जिनकी उच्चारण स्वर की सहायता से होगा उसको व्यंजन ही कहेंगे, तो सी वाला विकल्प 131 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है कि निम्न में से कौन से व्यंजन में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा किसमें है आपको बताना है। तो देखिए ये वाला विकल्प में साफ साफ दिख रहा है, कुछ मत सोचिए, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद भी किया गया है, तो आप समझ सकते हैं वृष्टि का वर्ण विच्छेद व प्लस री प्लस मूर्धन्य स प्लस ट प्लस ई हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 133 है कि व्यंजन को स्वर सहित स्वर रहित व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो वो हलंत चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये वाला विकल्प 133 का सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हलंत चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना, तो उसी को कह रहा है कि स्वर रहित। अब इसमें स्वर है नहीं, ध्यान रखिएगा, ये व में स्वर है नहीं, क्योंकि इसका स्वर यहाँ अलग हो गया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसका स्वर जो है अलग हो गया है यहाँ पर ये, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको मैं समझा रहा है, प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर 134 है कि भाषा की मूल इकाई आपको बताना है कि क्या होती है। प्रश्न नंबर 134 का, तो जो भाषा की मूल इकाई होती है वो ध्वनि होती है, तभी ध्वनि निकलेगी तभी तो वो भाषा, ध्वनि कैसा भी हो वो भाषा के ही रूप होती है, और सबकी भाषाएं अलग अलग होती है। तो भाषा जो है कि मूल इकाई की बात करें तो वो ध्वनि हो जाता है, डी वाला विकल्प 134 का सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 135 है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है।
ये लगता है कि फिर दोबारा प्रश्न आ गया है। 135 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा वर्ण, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। चलिए, भाषा की नहीं, शब्द की सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 136 है कि स का उच्चारण स्थान बड़ा स है, उसका उच्चारण स्थान किस से होगा वो आपको बताना है 136 का, तो वो होता है तालु से। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो ही भेद होते हैं ना, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो 37 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के जब उस समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। डी वाला विकल्प जो है 138 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष आपको बताना है। हमने आपको बताया था कि पहला और दूसरा इसमें से आप छांट लीजिएगा कौन सा विकल्प मिल रहा है। प्रश्न नंबर 139 का तो कौन सा विकल्प हमारा मिल रहा है? पहला यही, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 139 का। प्रश्न नंबर 140 की कौन से क्रम में र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो आपको बताना है, विकल्प हमारा बी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ मात्रिका विच्छेद किया गया है, तो म प्लस आ प्लस त प्लस री। अब यहाँ पर री है न कि र है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको पकड़ना है। बाकी इसमें भी र है, इसमें भी र है और इसमें भी र है, तो र किस में नहीं है वही पूछा था प्रश्न में। प्रश्न नंबर 141, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 141 में कि तालव्य ध्वनि इसमें से कौन सी है वो आपको बताना है। तालव्य का मतलब तालु, और विकल्प हमारा ए वाला सही हो जाएगा, बड़ा स। इचु यशाणाम तालु आप पढ़े होंगे ना, तो उसमें य आता है और बड़ा स आता है, दोनों तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण है, ध्यान रखिए का। प्रश्न नंबर 142 है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं, वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 142 का, और विकल्प हमारा जो सही होगा वो होगा संयुक्ताक्षर व्यंजन उसको कहते हैं। डी वाला विकल्प उसको सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है संयुक्ताक्षर व्यंजन हो जाता है और ये जो है व्यंजन हो जाता है मूल व्यंजन, और ये जो है जो स्वर सहित व्यंजन हो जाता है। तो दोनों का मिलन जो है एक स्वर सहित व्यंजन के साथ होता है। जैसे क यहाँ पर हलंत कर दिया गया है, तो ये स्वर रहित के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 143 है कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो कौन सा? तो डी वाला विकल्प यहाँ मिल रहा है, नासिका द्वारा उच्चारित होने वाला विकल्प 143 का डी वाला विकल्प। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 144, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये हमारा डी वाला सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा प्रश्न को, ये सब यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊपर के दांतों में लगती है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 145 कह रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं दंत व्यंजन कहा जाता है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 146, जिनमें उष्म व्यंजन निम्न में से उष्म व्यंजन कौन से हैं वो आपको बताना है। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये बहुत सरल प्रश्न है, यूपी टेट में ऐसे ही प्रश्न बने हुए हैं। बड़ा सा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है कौन सा? तो तालु, ये वाला विकल्प। इसको कई बार आ गया है प्रश्न, देखिए एक ही प्रश्न कितने बार कई एग्जामों में घुमा घुमा कर पूछा गया है, तो यही प्रश्न रहेंगे, बस उसमें थोड़ा सा इधर उधर घुमाकर प्रश्न पूछ दिया जाता है। ड का उच्चारण स्थान कौन सा होगा वो आपको बताना है। इसमें से विकल्प प्रश्न नंबर 148 का नासिका से अंतर्गत, क्योंकि पंचम वर्ण के अंतर्गत आ रहा है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 148 का। प्रश्न नंबर 149, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ए वाला विकल्प जब का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है कि अर्ध स्वर कौन से हैं वो आपको बताना है। अर्ध स्वर 150 में पूछ रहा है, तो य और व जो है ये अर्ध स्वर में गिने जाते हैं, आधे व्यंजन और आधे स्वर में। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 150 का। यूपी टेट में सभी पूछे गए क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 151 है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है वो आपको बताना है। घ का तो कंठ का ही होगा ना, क्योंकि क वर्ग में आता है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 152, क छ वर्ण किसके योग से बना है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 152 का तो हमारा विकल्प जो सही होगा ए वाला, क और मूर्धनिया स के योग से कच्छ बना हुआ होता
है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 153। बड़ा सा मूर्धन्य स छोटा सा और ह के अंतर्गत जो आते हैं उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 154 है कि निम्न में से अघोष अल्प प्राण, अघोष भी होना चाहिए और अल्प प्राण होना चाहिए, कौन सा है वो आपको इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 154 का। और विकल्प हमारा जो सही होगा वो होगा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क पहले स्थान पर आता है और तो भी पहले स्थान पर। और अघोष का सीधा सीधा रूल है कि पहला होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए। उसी के आधार पर आप पकड़ सकते हैं डी वाला विकल्प 154 का सही हो जाएगा। चलिए 155 प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान करिए, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 155 का। तो ऑप्शन पहला देख लेते हैं कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष कहलाते हैं। सही बात है भाई, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष में ही आते हैं। उसके बाद बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे यानी पहला और दूसरा जो है अघोष कहलाता है। सही बात है। समस्त स्वर जो है घोष के अंतर्गत आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। समस्त स्वर जो है घोष के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर कह रहा है कि सभी विसर्ग जो है सघोष आएंगे। विसर्ग सघोष में आते नहीं है, इनको स्वर में गिना ही नहीं जाता है एक तरह से कहिए तो। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। असत्य पूछा है तो डी वाला विकल्प 155 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 156 है कि निम्न में से नासिका व्यंजन कौन सा है वो आपको बताना है। तो नासिका व्यंजन ए वाला ही मिल गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 157 फ का उच्चारण स्थान किससे होगा वो आपको बताना है। तो प वर्ग में आएगा और प वर्ग जो है वोट्स से होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 158 है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है वो आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन डी वाला विकल्प, ज्ञानी ग वाला विकल्प जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं। 158 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 155 है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कुल कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी संस्कृत में पूछ दे तो 9, ये दोनों विकल्प ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 160 है कि अनुनासिक का संबंध होता है किस से, आपको वो बताना है। विकल्प आपके सामने है। 160 क्वेश्चन कर रहा है। तो नाक और मुख से होता है, उसी को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ये वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और हमारा वर्णमाला टॉपिक का भी लास्ट प्रश्न होगा। कंठ ध्वनि का उदाहरण इसमें से आपको बताना है। सोचने की जरूरत नहीं, हमारा पहला ही विकल्प मिल गया है। तो ये थे हिंदी वर्णमाला के सभी 150 के आसपास के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिया है। वीडियो आपको और सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक जो भी मिलेगा हमें वो स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।